युनचे तो कहता है इतने जोर से मेरा नाम लिया ना तो मैं अभी कभी यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे बारे में तुम्हारी यहाँ की दीवारों को भी नहीं पता लगना चाहिए। यहाँ तो वो शाओ ट्राइब का एल्केमिस्ट लो चेंग के फादर के पैरों में गिर के कह रहा था कि लॉर्ड इन्हें आपकी बेटी का इलाज करने दो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये उसे ठीक कर सकते हैं। इनके बारे में ये अफवाह है कि ये मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। अब ऐसी बातें सुनने के बाद लो चेंग के फादर कह रहे थे कि क्या ऐसी बातें हैं, तो वो एल्केमिस्ट युनचे की और भी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं। तो ये देखने के बाद लो चेंग के फादर और वो एल्केमिस्ट युनचे के पैरों में गिर के कह रहे थे कि प्लीज यंग मास्टर को ठीक कर दो। और फिर वो उस दूसरे वाले एल्डर को भी कहते हैं कि झुको हमारे सामने, और फिर वो तीनों मिलकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं। युनचे तो उनकी ऐसी रिक्वेस्ट पे मान जाता है, वैसे तो वो उसका इलाज ही करने आया था, तो वो उसका इलाज करने जाने लगता है। यहाँ ये तीनों भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे, पर वो कह रहा था कि बाहर रुक के इंतजार करो। और फिर थोड़ी देर की ट्रीटमेंट के बाद वो बाहर आकर कहता है कि यंग मास्टर का अच्छे से ध्यान रखना। वैसे तो इन लोगों को अभी भी उस पर यकीन नहीं हुआ था, वो तो सोच रहे थे अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो इसे जान से मार देंगे। युनचे कहता है कि अभी भी यंग मास्टर को थोड़ी इलाज की जरूरत है, तो उसके आराम का बंदोबस्त किया जाए, जिसपे वो उसे दूसरे एल्डर के साथ टेस्ट करने को जाने के लिए कह देते हैं। उनके जाने के बाद जब वो यंग मास्टर को जाकर चेक कर रहे थे तो वो होश में आ जाता है, पर उन्हें उसकी बॉडी से अजीब सी स्मेल आ रही थी। लुओ चेंग तो होश में आने के बाद कह रहा था कि पता नहीं कैसी बदबू है, और यही बदबू सी चीज उसने मुझे खिलाई भी, जिसे खाने के बाद मेरी बॉडी में अजीब सा पेन शुरू हो गया है। ये सुनने के बाद तो एल्डर को लग रहा था कि वो इन्हें बेवकूफ बना के गया, वो तो चाहते थे कि इसे जान से मार दे। पर यहाँ शाओ ट्राइब का वो एल्केमिस्ट जब यंग मास्टर की बॉडी को चेक करता है तो बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। लुओ चेंग के फादर तो पूरी तैयारी कर लेते हैं कि जाकर युनचे को जान से मार देंगे, इसलिए जब शाओ ट्राइब के एल्केमिस्ट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं वो तो उन्हें थप्पड़ बजा देते हैं कि खबरदार अगर उस फ्रॉड की साइड ली तो। पर यहाँ उन एल्केमिस्ट का कहना था कि यंग मास्टर को पेन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनके मेरिडियंस हील हो रहे हैं, उनके मिस्टिक वेन्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि उस मिरेकल डॉक्टर ने हमारे यंग मास्टर को ठीक करने की तैयारी कर दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद लुओ चेंग के फादर काफी ज्यादा खुश होकर कहते हैं कि क्या ये सच है, और फिर वो अपने बेटे के पास जाकर कहते हैं कि बेटे हम पर एंसेस्टर की कृपा हुई है, अब तुम बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े होने वाले हो। ये सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ वो शाओ ट्राइब का एल्केमिस्ट कह रहा था कि मुझे लगता है मास्टर आपको उस एल्केमिस्ट की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी तो वो अच्छे से यंग मास्टर का ट्रीटमेंट करेगा। मुझे तो लगता है अगर हम उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो वो यहाँ से जा भी सकते हैं। ये सुनने के बाद लो चेंग के फादर कह रहे थे कि पूरी सिटी में ये अनाउंस करा दो कि उस मिरेकल डॉक्टर को ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि हमारे एंसेस्टर को किया जाता था। अगर पूरी सिटी में कोई भी उनके खिलाफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश करेगा तो वो मुझसे फाइट करने वाला है, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला अगर किसी ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की तो। दूसरी तरफ हमें मिरेकल डॉक्टर यानी कि युनचे को दिखाया जाता है जो वहाँ की मेहमान नवाजी का बहुत अच्छे से लुत्फ उठा रहा था। तभी वहाँ जैस्मिन हाजिर हो जाती है, जिसे देखने के बाद ये खुश होते हुए कहता है क्या मास्टर आपको अच्छे से नींद आई। जैस्मिन तो उसकी बकवास को इग्नोर करते हुए उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें ये मेडिकल स्किल्स कहाँ से आई। वो तो काफी खुश होते हुए बताता है कि मैंने अपने मास्टर से सीखा। यहाँ जैस्मिन पूछ रही थी कि तुम्हारे मास्टर कौन है, मुझे उनका नाम बताओ। ये सुन के तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि क्या मास्टर, मैंने आपसे पूछा कि आप खुद को प्रिंसेस क्यों बुलाती हैं, तो आप क्यों मुझसे मेरे मास्टर का नाम पूछ रही हैं। वो तो गुस्सा करते हुए कहती है क्योंकि बेवकूफ तुम जिस रिस्क में पड़ गए हो ना उससे निकलने के लिए मुझे ये जानना ही पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता तुमने कौन सी मुसीबत को दावत दी है। यहाँ युनचे कहता है कि अगर वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो मैं भी ट्राई करूंगा आखिरी दम तक लड़ने का। और ये बोलने के बाद वो वहाँ का कप गिराकर तोड़ देता है। उसका ऐसा रवैया देखने के बाद जैस्मिन कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम दो लाइफ को कैरी कर रहे हो, एक तुम्हारी और एक मेरी। इसके बाद हमें युनचे को लुओ चेंग के कमरे में दिखाया जाता है जहाँ अच्छे से उसका स्वागत हो रहा था। लुओ चेंग भी उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था और वो तो लुओ चेंग की काफी अच्छी खातिरदारी करता है। उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करके उसकी हाथ की हड्डी हिली हुई थी और वो उसे जोर जोर से हिला रहा था जिससे कि उसे तकलीफ हो। वैसे जब युनचे उसकी बॉडी को चेक कर रहा था तो यहाँ हमारी जैस्मिन को भी पता लग जाता है कि इसकी बॉडी रिकवर हो रही है, तो वो उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुमने इतने स्किल्स सीखी कहाँ से, तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड तो देख के नहीं लगते। वैसे जिसे मैं उड़न खटोला समझ रही थी वो तो एक बिस्तर है जिसे युनचे ने जैस्मिन के लिए खरीदा था। यहाँ जैस्मिन मैडम तो युनचे से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती नजर आ रही थी, पर युनचे कहता है कि ये ठीक हुआ या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा और तुम आगे आगे देखती जाओ क्या होता है। इधर युनचे तड़प रहे लुओ चेंग की बॉडी में अपने पॉइजन पर्ल की एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई थी। अब वो नौटंकी स्टार्ट करते हुए वहाँ से जाना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद लुओ चेंग के फादर उसे रोकते हुए पूछ रहे थे कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पे जनाब का कहना था कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद लुओ चेंग के फादर कह रहे थे पर आपने तो कहा था कि आज से आप मेरे बेटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर आप जा क्यों रहे हैं। वो तो एल्केमिस्ट को भी इशारा कर रहे थे कि इन्हें मनाओ, पर लुओ चेंग कहता है कि मैंने साफ मना किया था ना कि इसे कुछ खाने को मत देना, फिर इसे खाना क्यों खिलाया। वो लोग तो अपनी आंखें चुराते हुए झूठ बोल रहे थे कि हमने इसको नहीं खिलाया, पर वो कहता है गुस्से में कि जाके उसके मुंह को देखो उस पे तेल लगा हुआ है। यहाँ दूसरी तरफ लुओ चेंग अपने मुंह को चाटने लगता है जैसे कि
कि उसने बहुत टेस्टी खाना खाया हो। यहाँ वो एल्डर कह रहे थे कि असल में ना इसकी माँ अभी अभी आई और उसने अपने बेटे को होश में देखा तो वो उसकी कमजोरी अपनी आंखों से देख नहीं पाई, तो उसने थोड़ा सा चिकन सूप पिला दिया। वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, तो माफ कर दो। ह्यूनचे तो उसके ऊपर चढ़ते हुए कह रहा था, तो इतना प्यार करोगे कि जान से मार दोगे? तुम्हें तो पता है मैंने कितनी मुश्किल से उसके मेरिडियंस को कनेक्ट किया है, और ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि मैंने इस बच्चे को नया जीवन दिया हो। और फिर वो उस एल्केमिस्ट से पूछ रहा था कि तुम्हें तो पता है ना कि हम कुछ ऐसी मेडिसिन भी खिलाते हैं जिस पर अगर पानी भी पड़े तो भी जानलेवा हो सकता है। अब ये बातें तो सच थी, तो वो एल्केमिस्ट भी हामी भर रहा था। ये देखने के बाद वो लोचन के फादर बुरी तरीके से शॉक होते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, पर अब आप बताइए ना कि क्या करना है। इतने में हमारा यूनचे अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे उसके बेटे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अपने बेटे को तकलीफ में देखकर वो तो यूनचे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मेरे बेटे की हालत ठीक कर दो, अब से हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप इस गलती के लिए मुझे पनिशमेंट भी देना चाहते हैं तो भी मुझे स्वीकार है। मेरा बेटा अभी भी बहुत छोटा है, प्लीज उसकी हेल्प करो। यहाँ यूनचे नौटंकी करते हुए कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। मेरा भी एक पोता हुआ करता था, पर मेरी बुरी किस्मत उसे एक ऐसी खतरनाक बीमारी लगी कि मेरे इतने ज्यादा स्किलफुल होने के बावजूद भी मैं उसे बचा नहीं पाया और वो मर गया। मैंने अपने पोते को खो दिया, पर लुओचेंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे पोते जैसा दिख रहा हो। पर कितनी बुरी किस्मत है ना, ये भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखा है। यहाँ लुओचेंग के फादर कहते हैं कि अरे ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, आप हमारे यहाँ आए, जरूर किस्मत को यही मंजूर होगा। आप मेरे बेटे को बचाइए और आज से आप उसके ग्रैंडपा। ये सुनने के बाद तो वो मना कर रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कितना गरीब हूँ, ऐसा गरीब ग्रैंडपा डिजर्व थोड़ी करता है आपका बेटा। पर लुओचेंग के फादर का कहना था कि नहीं नहीं, ये तो किस्मत ने आपको हमारे यहाँ भेजा है हमारी मदद करने के लिए। ये तो डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि आप इसके ग्रैंडपा बनेंगे। इसलिए वो उसे पकड़ के अपने बेटे के पास लेके जाता है और अपने बेटे को कहता है कि हमारे एंसेस्टर को ग्रैंडपा बोलो। वो तो उसे बड़े प्यार से ग्रैंडपा बोलने लगता है और हमारा यूनचे नौटंकी कर रहा था कि अरे मेरे कानों ने कितने दिनों बाद ये आवाज सुनी है, बेटा फिर से बोलो। वो तो फिर से उसे ग्रैंडपा ग्रैंडपा करने लगता है। ये देखने के बाद वो एल्केमिस्ट सीनियर हुआंग फू यानी कि यूनचे को कांग्रेचुलेशन कह रहा था उसे उसका पोता मिलने की खुशी में। इसके बाद तो यूनचे लूफेंग को और ज्यादा तड़पाने लगता है, तो यहाँ उसके फादर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज इसे ठीक कर दो। वो तो कहता है कि चिंता की क्या जरूरत है, और फिर वो अपने मिस्टिक पावर का यूज करते हुए उसे हवा में उठाते हुए और ज्यादा तकलीफ देना शुरू कर देता है। काफी देर तक उसे तड़पाने के बाद वो कहता है कि बस अब थोड़ी सी तकलीफ होगी तुम्हें। ये बोलने के बाद वो उसकी तकलीफ का डोज बढ़ाते हुए उसे बेड पे दे मारता है और फिर उसके हाथों को पकड़ के इतनी जोर से मोड़ रहा था उसकी खोपड़ी को भी उठा देता है। काफी देर तक उसे तोड़ने मरोड़ने के बाद और तकलीफ देने के बाद वो उसके फादर से कहता है कि लो तुम्हारे बेटे का हाथ ठीक हो गया, अब वो इसे हाथ को मूव कर सकता है। ये नौटंकी हमारी जैस्मिन देख रही थी, वो कह रही थी कि वाओ इसे तोड़ते मोड़ते तुमने इसे ठीक कर ही दिया। लुओचेंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में कोई पेन नहीं हो रहा था और वो अपना हाथ हिला पा रहा था। यूनचे उनसे कह रहा था कि मुझे कुछ मेडिसिन बनानी होगी, तो क्या तुम्हारे पास, जिस पे वो लोग हामी भरते हैं कि हाँ उनके पास हजारों सालों पुरानी काफी सारी मेडिसिन मौजूद है। तो यूनचे उनके साथ वहाँ से जाने लगता है और यहाँ जैस्मिन सोच रही थी कि अच्छा हुआ ये नौटंकी खत्म हुई, उसके सर में तो दर्द शुरू हो गया ये देख देख के। इधर एल्केमिस्ट यूनचे को लेकर अपने मेडिसिन रूम पहुंच गया था जहाँ पर काफी सालों पुराने हर्ब्स मौजूद थे। एल्केमिस्ट बताता है कि शाओ ट्राइब में ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो मौजूद ना हो, आपको जो भी मेडिसिन बनानी है हर तरीके के हर्ब्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो यूनचे वहाँ से गुजरते हुए स्मेल करके ही वहाँ के हर्ब्स के बारे में बता देता है। ये देखने के बाद वो एल्केमिस्ट सोच रहा था कि कितने महान इंसान है, सिर्फ गुजरते हुए इतने सारे हर्ब्स के बीच में स्मेल करके बता दे रहे हैं कि एग्जैक्ट चीज कहाँ मौजूद है, आखिर किस तरीके के एंजल है ये। और फिर वो यूनचे के बताए हुए सारे हर्ब्स को कलेक्ट करके उसे देते हुए कहते हैं कि ये लो सारा तैयार है। हर्ब्स कलेक्ट करते हुए यूनचे की नजर वहाँ पर मौजूद एक वेपन पर जाती है जिसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था। यूनचे उस वेपन से अट्रैक्ट होकर उसके पास पहुंचता है, तो ये देखने के बाद वो शाओ ट्राइब का एल्केमिस्ट उसे उस वेपन के बारे में बता रहा था कि आपकी नजर तो बहुत ज्यादा तेज है, आपने बहुत अच्छे वेपन को पहचाना। इस वेपन का नाम एम्बर है। ये वेपन बना है मिस्टीरियस एलेक्सर और अर्थी मिस्टीरियस व्हाइट टाइगर के बोन से, और इसमें जो क्रिस्टल लगे हैं वो काफी सारे पावरफुल बीस्ट की सोल्स है। इस वेपन के अंदर पॉइजन पावर गन और स्काई शैटरिंग थंडर की पावर मौजूद है। वहाँ पे काफी सारे बॉम्ब और काफी सारी बंदूक भी मौजूद थी। तो यूनचे उनमें से एक को उठा के कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। तो वो शाओ ट्राइब का अल्केमिस्ट बॉम्ब को बताता है कि इसके ऊपर की शेल को रिमूव कर दो और फिर आप इसे फेंको, ये ब्लास्ट हो जाएगा, और जो आपके हाथ में है वो गन है, उसके ट्रिगर को दबाएंगे तो उसमें से बुलेट निकलेगी। वो तो ट्रिगर को दबाते हुए उस अल्केमिस्ट की तरफ निशाना लगा रहे थे कि ऐसे, तो वो डरते हुए कहता है कि नहीं आप ऐसे किसी के ऊपर चला नहीं सकते, वो मर जाएगा। यूनचे तो उसे टीज करते हुए कहता है क्या सच में ऐसी बात है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद तो हमें यूनचे को दिखाया जाता है जो लुओचेंग के लिए मेडिसिन बनाकर उसे खिला रहा था और बाकी सब लोग उसकी केयर कर रहे थे। ऐसे मेडिसिन खिलाना और उसकी केयर करना 3 दिन तक चलता है। 3 दिन के बाद लुओचेंग अपने पैरों पर
खड़ा हो गया था। अब उसे उसका ब्लड फ्लो भी महसूस होने लगता है। वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। यहाँ वो एल्केमिस्ट कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सिर्फ 3 दिन लगे हैं इतने सीरियस इंजरी को ठीक करने में। आप तो मरते को भी जिंदा कर दे, आप कितने ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ यूनचे कह रहा था कि ये तो मेरे पोते की छोटी सी इंजरी थी, अगर मेरा पोता चाहे तो मैं उसे हेवन रियल पर पहुंचा सकता हूँ। ये सुनने के बाद लुओ चेंग एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं। तो यूनचे कह रहा था कि क्या मैं अपने पोते से झूठ बोलूंगा, मैं तो तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ ना। तो लुओ चेंग उससे पूछता है कि ऐसा कैसे होगा और कितने दिनों में होगा। तो यूनचे उसे बताता है कि जो मेथड मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम उसको फॉलो करो और उन दवाइयों को खाओ तो तुम्हें 2 या 3 महीना तो आराम से लग सकता है। ये सुनने के बाद लुओ चेंग का कहना था कि क्या थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता। यूनचे कहता है कि क्यों, पर तुम्हारी शादी तो 6 महीने बाद होने वाली है ना, और इतने टाइम में तो तुम हेवन रियल में आराम से पहुंच जाओगे, फिर किस चीज की जल्दी है। जिस पे इस लड़के का कहना था कि नहीं वो बात नहीं है, असल में तो मुझे उस लड़के को पकड़ना है जिसने मेरी ऐसी हालत की है, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से भाग के कहीं जाए। तो ये सुनने के बाद लुओ चेंग के फादर कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने मिस्टिक पैलेस वालों को कहा है कि वो 10 दिन में उसे हमारे पास छोड़ जाएंगे। पर लुओ चेंग का कहना था कि नहीं, मुझे उस लड़के को खुद पकड़ के अपने हाथों से मारना है, और जब मैं उसके 100 टुकड़े कर दूंगा फिर मैं उसकी फैमिली को जाके खत्म करूंगा जो कि लियोन सिटी में है। यूनचे कहता है कि क्या तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा है कि तुम उसकी फैमिली को मारना चाहते हो। वो तो कहता है कि हाँ, अगर वो मेरी पूरी फैमिली के साथ पंगा ले सकता है तो मैं भी तो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर सकता हूँ ना। पर मुझे इसमें ग्रैंडपा आपकी हेल्प चाहिए होगी, क्या आप मेरी हेल्प करने को तैयार है। तो इस बात पे यूनचे कहता है कि अब जब तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, पर तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। वैसे तुम्हारे यहाँ मेडिसिन जो है वो काफी है, पर अब हमें बॉर्डर को क्रॉस करना है तो उसके लिए हमें मेडिसिन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए होगा ना, मुझे इसके लिए एक ड्रैगन पिल की जरूरत है। ये सुनने के बाद वो सभी काफी बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन पिल हासिल करना बच्चों का खेल तो है नहीं। तो वो लोग सोच रहे थे कि वो कहाँ से लाएंगे। यूनचे उन्हें एक किंगडम पैलेस के बारे में बताता है जो उनसे काफी ज्यादा दूर था, वहाँ जाने के बारे में तो ये अभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए यूनचे उन्हें फाइनली उस शॉपकीपर का नाम बताता है कि उसकी दुकान में तुम्हें वो ड्रैगन पिल मिल जाएगा। इन लोगों को पहले तो समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें कैसे पता लगा कि ड्रैगन पिल यहाँ मिल सकता है। तो यूनचे कहता है क्योंकि तुम हो और मैं हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ क्या मिल सकता है। वो श्याओ ट्राइब का एल्केमिस्ट भी कह रहा था कि हाँ, ये मास्टर तो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि स्मेल करके पता लगाते हैं कि कौन सा मेडिसिन कितने दिन पुराना है। तो इन्होंने पक्का आराम से पता लगा लिया होगा कि ड्रैगन पिल कहाँ मौजूद है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि वो उस ड्रैगन पिल को कैसे हासिल करेंगे। तो यूनचे उन्हें कहता है कि वैसे तो वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा खड़ूस है, तुम्हें नहीं देने वाला, पर अगर जैसा जैसा मैं कहता हूँ अगर तुम वैसा करो तो तुम्हें वो इजीली दे सकता है। ये सुन के वो उसकी बात मानने को रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टिक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेन शे और युनबा मिलके हमारे यूनचे को पूरी सिटी में ढूंढ रहे थे। उन्होंने तो कुछ लोगों को लिंगवी सिटी भी भेजा था उसे ढूंढने के लिए, पर उसे वहाँ भी नहीं मिलते। तो ये देखने के बाद उन लोगों को समझ नहीं आता कि ये लड़का कहाँ गायब हो गया, कि किसी को कुछ नहीं पता कि ये कहाँ गया। वो लोग तो ये सोच के बुरी तरीके से डर रहे थे कि कहीं उन्हें शाओ ट्राइब वालों ने किडनैप तो नहीं कर लिया। ऐसा होने के चांसेस 50% है, क्योंकि वो लोग तो वैसे भी उससे नाराज हैं। अब वो मिलेगा तो उसे छोड़ेंगे थोड़ी। लेंग शे तो इस बात का पता लगाने के लिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें यूनचे को दिखाया जाता है जिसने फाइनली उन लोगों को कन्विंस कर लिया था। वो लोग तो उसकी बात मानते हुए वहाँ से जा रहे थे, पर यूनचे ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसे अपने ग्रैंडसन के लिए दवाई बनानी है और वो इस बारे में भूल गया। तो वो उनसे कह रहा था कि ये दवाई बनानी कितनी ज्यादा जरूरी है, पर इसके लिए तो उसे हर्ब्स लेने जाना होगा। तो काफी देर तक सोचने के बाद लुओ चेंग के फादर ने उसे चाबी निकाल कर पकड़ाते हुए कहा था कि आप जाकर हर्ब्स खुद ले आओ, हम जाकर वो ड्रैगन पिल लेकर आते हैं। यूनचे तो नौटंकी करने लगता है कि अरे नहीं, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मुझे अगर आप अपने हर्ब्स की चाबी दोगे तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि आपने एक स्ट्रेंजर को इतने सीक्रेट प्लेस की चाबी पकड़ाई कैसे। ये सुनने के बाद लुओ चेंग का फादर कहता है कि अरे आप अजनबी थोड़ी ना है, आप तो लोगों के दादाजी है ना, और मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है, इसलिए आप अपमान मत कीजिए मेरा, इस चाबी को ले लीजिए। तो यूनचे भी वो चाबी लेते हुए कहता है कि अरे हाँ, अब तो मैं फैमिली मेंबर हूँ तो ले लेता हूँ, आप लोग बेफिक्र जाओ और उस ड्रैगन पिल को जल्दी से लेकर आओ। यूनचे तो एक डेविल से मुस्कान देने के बाद पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पर हर्ब्स रखे हुए थे। वो तो उनकी बेवकूफी पे हंस रहा था कि कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं ना, और फिर वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद सारे के सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लेता है। वो तो कह रहा था कि किसने कहा था तुम्हें बार बार मुझसे पंगा लेने के लिए, अरे मुझ तक तो छोड़ो, तुम तो मेरी फैमिली तक पहुंच गए कि उन्हें खत्म कर दोगे। मैं तुम्हें फिजिकल डैमेज तो दे नहीं सकता, तो सोचो थोड़ा मेंटल डैमेज दे दूं। ये देखने के बाद तो तुम्हें झटका लगने ही वाला है कि हजारों सालों से जमा किए हुए सारे हर्ब्स मैंने चुरा लिए। वो तो वहाँ पे रखे हुए वेपन और काफी सारे बॉम्ब्स को देख के मुस्कुरा रहा था, मतलब वो ये भी उठाने वाला है। इसके बाद तो वो सीधा सोते हुए लुओ चेंग के पास जाकर उसे थप्पड़ मार के जगाते हुए कहता है कि मेरे पोते, अब जब तुम इतने अच्छे से ठीक हो रहे हो पर तुम्हारा दिल इतना नाजुक है, मुझे तुम्हें किसी चीज के बारे में बताना है, पर डर लग रहा है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। वो तो कह रहा था कि दादाजी रिलैक्स हो जाओ, मैं बहुत ज्यादा बहादुर हूँ, आप जो भी
कहोगे मैं आराम से सुन सकता हूँ। वो तो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बता दूं कि मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। उसका ऐसा चेहरा देखने के बाद तो इसे इतना जोर का झटका लगता है कि इसका मुंह खुला रह गया था। दूसरी तरफ श्याओ ट्राइब का वो एल्डर और एल्केमिस्ट पहुंच जाते हैं शॉपकीपर की दुकान में। वहाँ काफी सारी भीड़ लगी हुई थी। वो तो जाके सीधा ड्रैगन पिल मांगने लगते हैं। इसे समझ नहीं आता कि इन्हें किसने बताया कि ड्रैगन पिल यहाँ है। पहले तो वो उन लोगों को मना करा था कि यहाँ पर कोई ड्रैगन पिल नहीं है, लेकिन जब वो उसे टोकन दिखाता है तो शॉपकीपर को याद आ गया था कि युनचे ने उसे एक टोकन दिखाते हुए कहा था कि जब उसे दिखाए तो ये चीज दे देना। तो वो उन्हें ड्रैगन पिल देने को रेडी हो जाता है। वो लोग अपने हाथ में ड्रैगन पिल ले जाते हुए सोच रहे थे कि किस तरीके के महान मास्टर है वो। हमने एक छोटा सा कार्ड क्या दिखाया, इस शॉपकीपर ने कितने आराम से हमें वो पिल निकाल कर दे दिया। इससे पता लगता है कि उनका दबदबा कितना ज्यादा है। जैसे ही वो लोग अपने सेट पहुंचते हैं, वहाँ पे काफी सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे। ये देख के उन्हें डर लग रहा था। वो पूछते हैं क्या हुआ। वो तो उन्हें यंग मास्टर की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि उन्हें कुछ हो गया है, चेक करिए। एल्केमिस्ट उसे चेक करने के बाद बताता है कि यंग मास्टर अचानक से अजीब बिहेव करने लगे और अब तो इनकी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो रखी है। ये सुनने के बाद तो झटके से लोचंग के फादर के हाथ से वो ड्रैगन पिल छुट के नीचे गिर जाती है। कोई उसके ऊपर से पैर रख के चला जाता है और वो पिल टुकड़े टुकड़े हो गई थी। जब वो उसे जाकर चेक करता है तो पता लगता है कि ये तो नकली है। पर वो अल्केमिस्ट कह रहा था कि ये नकली कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे शॉप पे चेक किया था तब ये बिल्कुल ओरिजिनल था। पर पता लगता है कि वो पिल तो हमारे युनचे ने बनाया था। अब वो जो पिल बनाता है ना, उसके बारे में तो खुद गॉड और ये भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि असली कौन सा है। यही सोच के वो मुस्कुराए जा रहा था। इधर हमें लोचंग के फादर को दिखाया जाता है, जो गुस्से में पूछ रहे थे कि कहाँ है वो सीनियर हुआंगफू, जिसके बारे में बाकी एल्डर बताते हैं कि वो तो हर्ब्स सेट गए हैं हर्ब्स लेने के लिए। मैंने किसी को भेजा है उन्हें ढूंढने के लिए। पर तभी उनमें से एक स्टूडेंट दौड़ते हुए आके कहता है कि ट्रेजर हाउस में कुछ हो गया है। और जब वो फटाफट ट्रेजर हाउस पहुंचते हैं तो वहाँ की हालत देखने के बाद इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उन्हें लूट के चला गया। वहाँ भी युनचे उनके लिए एक लेटर भी छोड़ के गया था, जिसे पढ़ने के बाद तो यहाँ पे लोचंग के फादर की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि उनके तो मुंह से खून आने लगता है। वो जमीन पे गिर जाते हैं। वैसे उस लेटर में लिखा था कि अब तुम्हारा बेटा सच में यूजलेस बन गया। तो उसी तरफ युनचे को दिखाया जाता है, जो मस्त नाचता गाता वहाँ से नीचे जा रहा था। जैस्मिन उसे कहती है कि तुम ये कूड़ा कबाड़ा क्यों उठा के लाए। वो उस बॉम्ब की बात कर रही थी। युनचे कहते हैं कौन जाने फ्यूचर में कब काम आ जाए। तभी रास्ते में उसे उसके अंकल मिल जाते हैं, जो पूछ रहे थे कि सीनियर हुआंगफू आप नीचे कहाँ जा रहे हैं। तो युनचे ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि उसे बहुत ज्यादा इमरजेंसी आई है। वो कह रहा था कि आप लोग डिनर बना लेना, मैं तब तक पहुंच जाऊंगा। अंकल तो उसकी बात मानकर उसे जाने दे रहे थे, पर तभी उन्हें मैसेज मिलता है कि वो सीनियर हुआंगफू एक चीटर था, वो असल में युनचे है। और ये जानने के बाद वो फटाफट युनचे के पीछे दौड़ लेते हैं। युनचे तो उनसे बच के भागने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर वो उसे अपनी पावर से हिट करके काफी दूर पटक देते हैं। इसके बाद तो जब वो उसके पास जाकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, युनचे उनके ऊपर बम फोड़ के वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही युनचे वहाँ पर बम फोड़ता है ना, वहाँ का जो ब्रिज था वो बुरी तरीके से टूट जाता है। पर जैसे ही स्मोक छटता है तो पता लगता है कि एल्डर ने खुद को शील्ड बना के बचा लिया था। ये देखने के बाद जैस्मिन कहती है कि जिन्हें ट्रिक्स का पहले से ही पता हो ना, उन पे ट्रिक्स काम नहीं करती। अब वैसे भी जितना स्ट्रॉन्ग ये एल्डर है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से बच के भाग सकते हो। जब तक चीजें मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। युनचे तो अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर ये एल्डर उस पर अटैक करके उसे घायल करने की कोशिश करते हैं। युनचे भागते भागते काफी दूर निकलने की कोशिश करता है, पर एल्डर का कहना था कि आज तो तुझे जान से मार ही देने वाला हूँ मैं। ये बोलने के बाद वो अपनी मिस्टिक पावर रिलीज करके युनचे पे जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, युनचे अपने पास से वो गन निकालकर उनके ऊपर तान देता है। फायर करने के बाद वहाँ पर ग्रीन कलर का स्मोक निकला था, जिसकी वजह से एल्डर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर इससे ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। वो उड़ते हुए तेजी से युनचे के पास पहुंचकर कह रहे थे कि देख बच्चे, अब मैं कैसे तेरी स्किन को तेरी बॉडी से उतारता हूँ। ये बोलने के बाद वो युनचे पर अटैक करने वाले थे। वो तो अपने एक्सट्रीम मिस्टिक पावर का यूज करते हुए युनचे पर अटैक कर रहे थे, पर युनचे उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने एविल मिस्टिक पावर का यूज कर रहा था। ये करने से उसकी आंखें बदलने लगती हैं और वो भी अपनी फुल पावर का यूज करने लगता है, जिस वजह से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था। तभी हमें वहाँ पर लेंगशुआ आती दिखाई देती है, जो युनचे को ढूंढने के लिए आई थी। और जब वो देखती है कि युनचे पे अटैक हो रहा है और वो बुरी तरीके से घायल हो गया है, तो वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड को लेकर फटाफट युनचे के पास पहुंचती है। एल्डर के अटैक से वो हिट होने ही वाला था, पर वो उसे लेकर स्किप कर जाती है। एल्डर तो उसे वहाँ से भागता देखकर दूर से उस पर अटैक किए जा रहे थे। यहाँ युनचे पूछता है कि आप यहाँ क्या करिए सीनियर। पर लेंगशुआ से पूछती है कि तुम 3 दिनों से कहाँ थे, पूरा का पूरा कॉलेज तुम्हें ढूंढ रहा है। वो लोग अटैक से बचते हुए काफी दूर निकल के आ जाते हैं, जहाँ युनचे बता रहा था कि मैं अपने मसलों को सॉल्व करवाने आया था, जहाँ मुझे कुछ बुरे लोगों से फाइट करनी पड़ी। युनचे तो यहाँ उसके बालों का सेंट लेने लगता है। एक नंबर का ठरकी है। इसके बाद वो सीनियर से पूछता है कि आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्या करने आई थी। तो सीनियर कहती है कि तुम कहीं भी ढूंढ के नहीं मिल रहे थे, तो हमें लगा कि श्याओ ट्राइब वालों ने तुम्हें किडनैप कर लिया, इसलिए मैं एक नजर मारने आई थी। वो तो कह रहा था कि सीनियर आपको डर नहीं लगा, आप अकेले
यहाँ आ गई? वो शर्माते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। वो तो पूछ रहा था कि सीनियर, क्या आपकी फैमिली यहाँ आ गई? तो वो कहती है कि हाँ, शायद वो आने वाले हैं, या फिर मैं ही तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट वहाँ ले चलूँ। वो